हरियाणा का एक बेटा अमेरिका में जाकर बड़ा मुकाम हासिल करता है और वो भी एजुकेशन की लाइन में है। मेरे साथ हैं डॉक्टर ओपी धनखड़ और रोहतक में जाट कॉलेज में यहाँ प्रोफेसर रहे और उसके बाद अमेरिका गए और वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल किया। तो डॉक्टर साहब की जर्नी के बारे में बात करेंगे। भारतीय युवाओं के लिए अमेरिका में किस तरह के अवसर हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या वहाँ जाने के लिए फ़ायदे हैं, सारा विस्तार से बातचीत करेंगे। आप वीडियो पर अपने कमेंट्स लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब सबसे पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताओ। मेरे बारे में मेरा गांव बखेता है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में कलोई हलके में जी। 2 गांव धनखड़ों के वहाँ पर हमारीपुर बखेता, तो मैं बखेते से हूँ। ओम प्रकाश धनखड़ जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी। और मैं जो है गांव में पढ़ा। मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल था, वहाँ से फिर उसके बाद मिडिल स्कूल के लिए हमारीपुर में जाना पड़ता था जी। वहाँ से उसके बाद फिर जो है ना थोड़ा सा मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो भाइयों ने मेरे को मिलकर उनको जो है ना उन्होंने बोला कि इसको हॉस्टल में छोड़ दो, जाट कॉलेज में सोनीपत में, जाट स्कूल में। तो मैं वहाँ चला गया, मैंने 10वीं वहाँ से की और फिर मैं उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे जाट कॉलेज में आ गया बीएससी के लिए, रोहतक। तो बीएससी में जाट कॉलेज से की। बीएससी करने के बाद मैं गया जी एमएससी के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से मैंने एमफिल की। एमएससी किस चीज़ में हुई? एमएससी मैंने बॉटनी में की थी जी। और एमफिल भी बॉटनी में थी, लेकिन मेरी स्पेशलाइजेशन जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री में थी। और वहाँ से मैंने एमफिल करने के बाद मैं 1988 में मैं जाट कॉलेज में लेक्चरर लग गया था। ओके। और फिर मैंने लेक्चरर रहा, मैंने 6 साल यहाँ पढ़ाया। मैं जेनेटिक्स और मोलिकुलर बायोलॉजी वगैरह पढ़ाता था। 6 साल के बाद फिर मैंने मेरे को पीएचडी करनी थी, मुझे बाहर से करनी थी। काफ़ी मेरे को बाहर से जाने का शौक़ था और अच्छी रिसर्च करने का शौक़ था। तो उस टाइम पर यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो इसलिए मुझे बाहर जो है ना मुझे देखना था। तो मैं वहाँ गया। मुझे एक इंडिया से फेलोशिप होती है, कॉमनवेल्थ फेलोशिप, बहुत ही प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। वो मैंने अप्लाई की और वो मुझे मिली और मैं वहाँ से इंग्लैंड डरहम यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए गया 94 में। और 98 में मैंने पीएचडी करके और मैं फरवरी 98 में मैं यूएस चला गया एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट बोलते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में नियर एटलांटा। वहाँ से मैंने फिर जो ना काफ़ी अच्छी रिसर्च निकली मेरे नेचर बायोटेक वगैरह में, और टॉप के जर्नल्स में मेरे पेपर निकले। मेरा शुरू से ही विजन था कि मैं जो है ना एक प्रोफेसर ही रहना चाहता हूँ, लेकिन प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में रहना चाहता हूँ, कॉलेज में नहीं। और मैं वहाँ जाके मैं अपनी लैब बनाना चाहता हूँ, जहाँ जो मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकूँ, उनकी पीएचडी करा सकूँ। तो मेरा एक विजन था। तो मैंने हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत की, दिन रात में लैब में लगा रहा। पीएचडी टाइम पे मैंने रात के 3-3 बजे तक मैं लैब में काम करता था। और जो है ना वहाँ जब पोस्ट डॉक में जाने के बाद, साइंटिस्ट जाने के बाद भी मैं काफ़ी मतलब मेहनत की और अच्छा काम किया, अच्छे पेपर निकाले कि मेरे लिए वो स्टेपिंग स्टोन था इंग्लैंड जाना। उसके बाद मैंने जो है ना क्या नाम यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया। तो वहाँ से मैं 2004 में मैं उधर शिफ्ट कर गया और उसके बाद से मैं वहीं पे हूँ। मैं आज के दिन जो है ना मैं फुल प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर लेवल पे हूँ और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में मैं रिसर्च कराता हूँ। जैसे कि जो प्लांट्स हैं, आगे क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ना पानी की बहुत कमी होने वाली है। जिस भी भाई को 6.5 से 7 लाख रुपए में 5 फीस है, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, फार्म भरने की फीस यूनिवर्सिटी की, और आपकी 1 सेमेस्टर की फीस और हमारी भी फीस, आप 6.5 से 7 लाख रुपए में अमेरिका जाना चाहते हो। बहुत लोगों के वीज़ा लग रहे हैं और मिशन हमारा ये है कि किसान और मजदूर परिवार का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका कनाडा कैसे जाए। और हमने अभी 9 दिन में 36 वीज़ा अमेरिका के हमारे हुए हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक ऑफिस में करमपाल आर्य जी वहाँ बैठते हैं। आपकी सेवा के लिए करमपाल आर्य जी के पास जाइए और उनका टेलीफोन नंबर भी हम ऊपर लिख देंगे। आप करमपाल आर्य जी से संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने परिवारों को कनाडा और अमेरिका वहाँ भेज सकते हो और इन्हीं रेटों में आप जा सकते हो अमेरिका। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीज़ा भी लग रहे। पिछली दफ़ा भी हमारे 250 वीज़ा थे, किसी एक ऑफिस का इतना वीज़ा नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आना करमपाल आर्य जी ऑफिस में। जय हिंद, भारत माता की जय। और जो है ना पानी आगे खेती बाड़ी के लिए पानी बहुत कम मिलेगा, तो उस पर जो है ना क्रॉप्स को डेवलप करना कि वो कितने कम पानी में ग्रो कर सकें और ज़्यादा पैदावार दे सकें, इस टाइप की मेरी रिसर्च है। और दूसरा रिसर्च ये है कि जो ये टॉक्सिन्स जो है ना, पेस्टिसाइड्स हैं
और ये हैवी मेटल्स हैं, ये फूड में बहुत आ रही हैं जो कैंसर कॉज करती हैं। तो मैं इस टाइप की टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इस टाइप के प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं मेरी लैब में, कि जो वो उन टॉक्सिक मेटल्स को वो एलिमिनेट कर दें और वो सेफर फूड हमें मिले, खाना हमें सेफ खाना मिले। तो इस टाइप का मेरा रिसर्च है। तो ये मैं काम और उस टाइम पर मेरे पास काफ़ी अच्छा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी लैब हैं। यहाँ से भी, इंडिया से मैं स्टूडेंट लेके जाता हूँ, साइंटिस्ट भी लेके जाता हूँ। मेरी लैब में अभी पूरे वर्ल्ड से जो है ना बहुत सारी अदर कंट्री से भी हैं, डिफरेंट 4 रिलीजन के भी बच्चे हैं मेरे पास। तो डाइवर्सिटी है पूरी। जी, किस तरह से वो जो बच्चे अपने, जैसे आप अभी रोहतक में थे, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 2 दिन तक आपने बच्चों को मोटिवेट किया, वहाँ की एजुकेशन के बारे में बताया किस तरह से रिसर्च स्कॉलर वहाँ कर सकते हैं जी। तो किस तरह से मतलब वहाँ जाना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, किस तरह से क्या अवसर हैं? आपने तो उसमें किया जब इंटरनेट सेवाएं भी नहीं थी, तब आप वहाँ तक की जानकारियाँ जुटाई। आज के बच्चों के लिए कैसे वहाँ जाके रिसर्च करें? जी देखिए, जब मैं गया था 94 में, तो उस टाइम पर इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन वेब पे नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लाइब्रेरी में जाके कहीं से पेपर निकाल के इन्फॉर्मेशन निकालते थे कि कौन प्रोफेसर क्या काम करवा रहा है। आज के दिन सारी इन्फॉर्मेशन नेट के ऊपर है, हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर हर एक प्रोफेसर की प्रोफाइल है, उनकी पब्लिकेशंस हैं, आप सर्च कर सकते हो वेब पे, सब कुछ है। तो आज के दिन बहुत ईजी है। अगर जाना चाहते हैं तो मैं 2 बातें बोलूँगा। आप यहाँ से बीएससी, बीटेक, अंडर ग्रेजुएट्स यहाँ से कीजिए। तो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए अमेरिका में बहुत महंगी फ़ीस है। बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जो अच्छी फैमिली हैं, जिनके पास से पैसा है, वो अफोर्ड कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, जानते हैं। 4 ईयर की भी है। 4 ईयर की जो है वो बीएससी, बीटेक है, तो वो जो है ना उसके लिए जाते हैं तो बहुत महंगा है वो। मैं ये सजेस्ट करता हूँ, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम हरियाणा में जो है ना इतनी बड़ी, हमारे बहुत कम लोगों के पास इतना साधन होंगे कि वो 4 साल का, अगर $50,000 एक बच्चे का 1 साल का लगता है, तो $2 लाख जो है, समझो वो क्या नाम है, 1.25 करोड़ के करीब, 2 करोड़ से ऊपर पड़ जाता है। तो बहुत महंगा है। लोगों को फंडिंग मिल जाती है, फीस माफ़ हो जाती है, थोड़ी बहुत मिलती है, बहुत रेयर हैं। मैं ये कहता हूँ कि बीएससी अच्छे जगह से, यहाँ से बीएससी ये करो, वहाँ आओ तो मास्टर्स के लिए आओ और पीएचडी के लिए आओ। और मास्टर्स में जो है ना, चलो 2 साल की फ़ीस देनी है, कुछ फंडिंग हो जाती है, तो मास्टर के लिए इजी है। और पीएचडी में जो है ना आपका कुछ नहीं लगता। पीएचडी में हम अमेरिका की हर एक यूनिवर्सिटी में, जो अगर हम पीएचडी में एडमिशन आपका हो गया है, तो हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं, फंडिंग देते हैं। आपको $35,000 से $40,000 जो है साल का, $3,000 महीने का हम देते हैं बच्चे को, उसका स्टाइपेंड, उसका रहने का, और फीस उसकी माफ़ होती है। तो पीएचडी में कुछ नहीं लगता, आपका ज़ीरो आपका लगता है। आपने सिर्फ टिकट ले आना है। एडमिशन के लिए आप उसका क्राइटेरिया हर एक यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर सबका लिखा हुआ है, आप पढ़िए और वो वहाँ अपना होमवर्क करके अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है पूरी कीजिए और उसके जा सकते हैं। मास्टर के लिए ये है कि ठीक है 2 साल की फीस दोगे, लेकिन वहाँ पे ये है कि अगर डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट जॉब ग्रोथ अच्छी है, तो अभी आजकल थोड़ा सा कम हो गया, जैसे कंप्यूटर वालों को आजकल जॉब नहीं मिल रही वहाँ पे, तो लेकिन मिल जाती है। तो जॉब ग्रोथ अगर आपकी मिल गई वहाँ पे, सबसे बड़ी बात यह है अमेरिका में आपने मास्टर्स और पीएचडी करने के बाद ना 3 साल तक आपको वीज़ा की जरूरत नहीं है। वहाँ पे एक सिस्टम है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ओपीटी। तो ओपीटी में 3 साल पे आप जो है ना ओपीटी पर रह सकते हैं। आपको कोई H1 वीज़ा, J1 वीज़ा कुछ नहीं चाहिए, तो वो उस पर 3 साल उस पर रह सकते हो। और अगर आपने 2 साल की डिग्री मास्टर करने के बाद वहाँ पे 3 साल तक आप नौकरी कर रहे हो, तो 1 साल के अंदर अपना जो आपने खर्च किया है 1.5 साल के अंदर वो वापस निकल जाता है। तो बच्चे जाते हैं, मेरे घर से मेरे रिलेटिव भी गए हैं, तो निकल जाता है वो। पीएचडी में जो है ना ये है कि सीधा जो है ना अच्छी रिसर्च करोगे, अच्छे पेपर निकलेंगे, तो वहाँ जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, कंपनियों में भी हैं। और एकेडमिक में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। और ये जीआरई, जीमेट ये होता है, ये क्या है? तो जीआरई ये होता है ग्रेजुएट रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम होता है ये पीएचडी के लिए, ज़्यादातर मास्टर्स और पीएचडी के लिए होता है। और जीमेट होता है वो मास्टर्स और पीएचडी के लिए मैनेजमेंट में होता है। जीआरई बाकी और सब्जेक्ट में होता है, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में। मैनेजमेंट में जीमेट होता है। तो ये है। लेकिन आजकल अमेरिका में बहुत सारी, ऑलमोस्ट ये कहोगी 60 से 70% यूनिवर्सिटीज़ ने जीआरई
ख़त्म कर दिया है। GRE अब हम कम कंसिडर नहीं करते हैं, तो सिर्फ उनको एक इंग्लिश का टेस्ट लेना होता है, वो आइलेट्स का ले लो या टॉफल का ले लो या डोमिंगो का ले लो। PT तो मुझे नहीं पता क्या है जी, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हाँ वो भी होगा। तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज अप्रूव करती हैं, कुछ नहीं करती, लेकिन टॉफल और आइलेट्स सब करती हैं जी। तो ये है। बाकी उसमें ये है कि एडमिशन क्राइटेरिया जो भी उसमें लिखे होते हैं वो अपने अच्छा रिज्यूमे बनाइए, अच्छे लेटर लीजिए, कहीं से प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं 2 या 3, और एक SOP होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, वो अच्छे होने चाहिए, और आपके ग्रेड पॉइंट अच्छे होने चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है जी। तो मास्टर डिग्री तो 2 साल की होती होगी सबकी? हाँ, मास्टर डिग्री 2 साल की होती है, लेकिन लोग जो है ना ज़्यादातर 1.5 में भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने की कहीं इंटर्नशिप ले ली, ट्रेनिंग कर ली। ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट जो है ना ज़्यादातर 1.5 साल में, 6 महीने में 1.5 साल में कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो श्रोता दर्शक सुन रहे हैं और जो बच्चे वहाँ मास्टर करना चाहेंगे, तो जो मास्टर्स कर रहे होते हैं उसके साथ उनको कुछ वर्क परमिट मिलता है कुछ घंटे का, जिससे उनका खर्चा खाने रहने का निकल जाए? जी, जो भी बच्चा वहाँ आता है, ये जो जैसे पढ़ने आते हैं तो उनको F1 वीज़ा मिलता है, या कई कैटेगरी में J1 भी होता है, लेकिन F1 मिलता है इंडिया से स्टूडेंट्स को। और जब आते हैं तो उनको 20 घंटे कैंपस में काम करने की परमिशन होती है जी। तो वहाँ अगर कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो जॉब मिल गई कोई, किसी फूड स्टोर में मिल गई, या किसी कॉफ़ी स्टोर में मिल गई, जो कोई या कोई और काम है किसी ऑफिस में मिल गई, तो वो 20 घंटे कर सकते हैं। अगर उनको वहाँ नहीं मिलती है, उनको बाहर जो है, बाहर अलाउड नहीं है उनको, लेकिन वो परमिशन ली जा सकती है, रेयर सर्कमस्टांसेस में हो जाता है। और आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है, इसमें किस तरह के अवसर हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं इसमें जिसमें बच्चे दाखिला लें? देखो, बायोटेक्नोलॉजी 2 साइड में है। एक तो है बायोटेक्नोलॉजी जो है ना मेडिकल फील्ड का है, जैसे हेल्थ सर्विसेज में, हेल्थ साइंसेज में बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे कैंसर रिसर्च का है, कोई और डिजीज़ का है, जैसे इस टाइप की है, या जीन थेरेपी है, इस टाइप की। तो ये इसमें मेडिकल में है। प्लांट्स में जो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें क्रॉप को जो हम बढ़ा रहे हैं कि भी हम क्लाइमेट रेजिलिएंट बना रहे हैं उन क्रॉप्स को, या उसकी यील्ड बढ़ा रहे हैं, या उसके जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें वो बढ़ा रहे हैं, या डिजीज़ रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो ये वो उसमें ये बायोटेक उसमें भी है, और एग्रीकल्चर में। और जीनोम एडिटिंग है, वो भी दोनों में चलती है। जीनोम एडिटिंग, इंडिया गवर्नमेंट ने जीनोम एडिटेड क्रॉप भी अप्रूव कर दी हैं इंडिया में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है अभी, तो ये कर दिए। तो दोनों फील्ड में है। और ये एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी ग्रोथ है, क्योंकि जो है ना अगला इनोवेशन जो होगा, मैं तो ये मानता हूँ कि जो है ना जो अगला इनोवेशन जो है वो IT के बाद ये एग्रीकल्चर में होगा, और AI के साथ मिलकर एग्रीकल्चर में होगा। और बाकी हेल्थ साइंसेज तो हमेशा ही एवरग्रीन रहता है, हेल्थ साइंस में जॉब हर जगह मिलने की संभावना होती है। और डॉक्टर साहब, आप जैसे इसमें एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में हो, तो इस फील्ड में जैसे अपने हरियाणा में और इंडिया में कहीं भी खेती घाटे का सौदा हो रही है, और वहाँ अमेरिका में खेती किस तरह की थोड़ा है? वहाँ अमेरिका में पहली बात तो ये है कि जो है ना वहाँ बड़े लेवल के फार्मर्स हैं। कोई 1000 एकड़ का फार्म है, कोई 5000 एकड़ के फार्म है, तो कोई मतलब जो छोटे, जो जहाँ मैं रहता हूँ मैसेचुसेट्स वगैरह में, वहाँ 20 एकड़ के 50 एकड़ के फार्म हैं, 30 के भी मिल जाते, 10 के भी मिल जाते हैं कई बार। तो छोटे वो वेजिटेबल वगैरह ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो वहाँ अमेरिका में क्या है कि जो खेती बाड़ी है वो बड़े लेवल की है, और वो ज़्यादातर वहाँ पे जो है ना सोयाबीन और क्या नाम है मक्की जो है ये ज़्यादातर होती है। बाकी वेजिटेबल्स वगैरह और कैलिफोर्निया वगैरह तो सारा जो है ना वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह सारे वहीं से आते हैं। एप्पल, आलमंड, ऑरेंज सब वहीं से आता है। तो खेती बाड़ी वहाँ डिफरेंट है यहाँ से। यहाँ लैंड होल्डिंग बहुत कम है। एक फार्मर के पास 1.5 एकड़ हो, ज़्यादा 2 एकड़ होगा। बंटने के बाद आजकल बंट गई हैं ज़मीनें, तो कम ज़मीन आती, तो वो उसमें इतना। लेकिन ये है कि इनोवेशन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ जो है कुछ लोग बोलते हैं कि क्या है हरियाणा में तो कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर है जी। मैं एक किसान का बेटा हूँ और मुझे फ़ख्र भी है इस बात का जी कि मैं एक गांव में पैदा हुआ, मैं किसान का बेटा हूं और आज मैं उस मुकाम पे हूं। मैं अमेरिका में सीनियर लेवल पर एक टॉप की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हूं। मुझे इस बात का फ़ख्र है, लेकिन मुझे अपनी रूट्स का भी जो है उन पर भी मुझे फ़ख्र है। तो जब ये बोलते हैं ना कि क्या हरियाणवी तो ये ऐसे ही है, हरियाणा में तो कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर हमारी धरोहर है। मैं उससे जो है ना बहुत मैं ये बोलता हूँ, वो हमें शर्म की बात नहीं है, वो हमारी धरोहर है, उस पर हमें फख्र होना चाहिए। हरियाणा के किसानों को क्या सुझाव आपका?
हरियाणा के किसानों को ये है कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाइए और ये जो सीधा जो हमारा एक धान और गेहूं जो है ना यही रह गए हैं, इससे निकलिए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है, क्या नाम है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, ज़मीनें ख़राब हो रही हैं। निकलिए, क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कीजिए, डिफरेंट टाइप की क्रॉप की ग्रो कीजिए, दाल और ये जो है बाजरा और ये इस टाइप की इन चीज़ों पर थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए, वेजिटेबल ग्रो करना शुरू कीजिए। अगर आप धान और चावल पर गेहूं पर रहेंगे तो वो आगे ये ज़मीन और भी ख़राब हो जाएगी और ये ज़मीन बंजर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो अपना बीज बना के रखते थे जी, अगले साल अपने खेत से ही नया बीज तैयार करते थे, नया बीज। अब अमेरिका की तरफ से जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज की आपने बात की, हाइब्रिड बीज आ गया है, हर साल नया बीज खरीदना पड़ रहा है और इसका बड़ा विरोध भी कर रहे हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का। देखो, मैं इस बात को मानता हूँ कि एक मैं किसान का बेटा होने के नाते और एक मैं साइंटिस्ट होने के नाते दोनों साइड से मैं ये बोलता हूँ, हम जब बीज अपना सेव करते थे अगले साल की फसल के लिए, उसमें क्या होता था, इन्फीरियरिटी होती थी बीज में और वो क्रॉप ज़्यादा बड़ी नहीं आती थी। और जो ये हाइब्रिड सीड आ रहे हैं, ये आज के दिन ज़्यादा मॉडर्न वो हैं, ये तो इनमें ज़्यादा यील्ड ज़्यादा होती है, किसी में डिजीज़ कम होता है, किसी में हीट टॉलरेंस ज़्यादा होती है, तो वो बेटर है आप हाइब्रिड सीड या जो नए सीड जो है हर साल बाई कीजिए। अपने जो ग्रो अपने बचाओगे, वो कुछ होते हैं अभी जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो करना पड़ेगा उनको, पर लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाइए, नए बीज और क्या नाम अच्छी क्वालिटी के बीज आप खरीदिए ताकि आपकी फसल जो है वो ख़राब ना हो। मैं बताता हूँ, मैं अभी 3 साल पहले 4 साल पहले की बात है, मैं गाँव में गया, भाई ने जो है ना क्या नाम है 1 एकड़ में मूंग बो रखी थी जी। मैं गया तो देखा हुआ मूंग में सारी पीली पड़ी हुई थी, उसमें वायरस लगा हुआ था, डिजीज़ आया था वायरस जी। और वो उसमें जो है वो ख़राब हो गई थी। मैंने कहा बीज कहाँ से लिया था, उसने बताया कि बीज कहीं से मंगाया था, किसी क्या नाम रिलायबल सोर्सेज से थे इनसे। लेकिन किसानों को ये जो ये दवाई बेचने वाले और बीज बेचने वाले कई बार इन्फीरियरिटी टाइप का दे देते हैं, तो वो फिर किसानों को नुकसान होता है क्योंकि उनके ऊपर कोई लायबिलिटी भी नहीं है। अब उनको खराब दिया और किसान का खराब हो गया तो किसान उसका गला तो नहीं पकड़ सकता ना जाके, अब वो तो छूट गया क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जो उनके ऊपर अगर किसी ने खराब दिया तो लायबिलिटी उसकी होगी, वो नहीं है ऐसा कुछ भी। तो इसलिए कहता हूँ कि अच्छे सोर्स से बीज खरीदिए, अच्छे सोर्स से केमिकल और जो ये क्या नाम जो है फर्टिलाइजर और ये खरीदिए। और दूसरा ये भी है, आजकल नैनो टेक्नोलॉजी भी आ रही है, फर्टिलाइजर नैनो फर्टिलाइजर भी आ रहे हैं, नैनो यूरिया भी आ रहा है, नैनो DAP भी आ रहा है, वो उनसे बहुत बेहतर क्वालिटी के हैं और कम मात्रा में लगते हैं और आपका खर्चा भी कम होगा, यील्ड ज़्यादा आएगी और यील्ड ज़्यादा आएगी तो हमारे पास प्रोड्यूस ज़्यादा होगा तो हम अच्छे उसमें बेच पाएंगे। बस ये है कि देखो ये चल रहा है MSP का, ये ठीक है, गवर्नमेंट ने जो ना करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये और जो 3 कानून आए थे ना, उसमें दोनों बातें थी। फार्मर्स के लिए बहुत प्रॉफिट भी थे, उसमें प्रोविजन अच्छे भी थे काफ़ी सारे। मैं तो एज ए साइंटिस्ट में सोचता हूँ। और कुछ एक जो ना MSP का इशू ये था कि भी अगर गवर्नमेंट ये कर दे कि गवर्नमेंट ना खरीदे लेकिन MSP भी ये कर दे कि कोई भी ट्रेडर्स जो है वो एक इतने प्राइस से नीचे नहीं खरीदेगा, फार्मर्स को प्रोटेक्शन दे दो तो फार्मर्स को किसी की सब्सिडी की जरूरत नहीं है। अगर उसकी प्रोड्यूस का उसको पूरी कीमत मिल जाए। तो क्या कारण है, क्यों नहीं सरकार MSP, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या? देखो मैं बाहर रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं मैं कह सकता यहाँ का, बट MSP मिलना चाहिए। MSP मतलब उनको फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस की प्रॉपर कीमत मिलनी चाहिए जी। अब एक हम टमाटर लेते हैं, अब वो मार्केट में जो है ना जब फार्मर बेचता तो पिट जाता है और जब हम जो है सब्जी वाले से लेकर आते हैं तो 50 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, तो पिछले 400 रुपये किलो पहुँच गए थे। तो और जब एक मैं बताता हूँ, एक जब फार्मर बेचता है तो उससे तो कम लिया जा रहा है। एक पिज्जा बर्गर खाने गए आप, उस पे एक पिज्जा पे एक टमाटो भी नहीं लगता और आप जो है ना कोई 200-250 रुपए देकर आगे, तब तो आपको महसूस नहीं होता। खाने वालों को ये नहीं सोचते कि किसान ने ये पैदा किया तो उसको भी मिलना चाहिए। तो ये बातें मैं सोचता हूँ ये होना चाहिए, किसान को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए।
और प्रोडक्शन का मतलब ये उसकी प्रोड्यूस का उसको सही कीमत मिलना चाहिए। तो उसको उस फार्मर को किसी की सब्सिडी की, गवर्नमेंट की सब्सिडी की जरूरत नहीं है, ना फ्री बिजली की जरूरत है। हमें जो फार्मर्स को जो है ना पूरी कीमत दीजिए, उसका जो भी है। जो मोदी जी जो बोल रहे हैं कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम, बहुत अच्छा आइडिया है, पर लेकिन उसको कुछ एरियाज में हुआ भी है, कुछ में नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन गवर्नमेंट करे तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश में पेस्टिसाइड्स का और ऑर्गेनिक खेती का। पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं लोगों में, और ऑर्गेनिक का बड़ा चलन हो रहा है। और हमने देखा कि सुंडी कपास की फसल पे मतलब सुंडी हो रही है और पेस्टिसाइड्स लगातार यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो मर भी नहीं रही है। इसकी तरफ वो जो है ना, जब क्या होता है, जैसे सुंडी वाला है, ये एक्सेसिव केमिकल जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है। तो वो जैसे जो कंपनियां सीड बेच रही हैं तो उनको हर साल वो नए हाइब्रिड सीड बनाने की ज़रूरत है। तो वो, या अब जैसे कपास तो जो है GM BT कॉटन आ गई है, तो वो जो है ना उसका में भी रेजिस्टेंस हो गया। तो वो हर साल हमें साइंटिस्ट को या कंपनी को जो है हर साल उनको हर 2-3 साल के बाद अपडेट करना चाहिए ताकि वो रेजिस्टेंस ना हो पाए। और दूसरा फार्मर्स जो जैसे आपने बताया पेस्टिसाइड का खाने में वर्सेस ऑर्गेनिक जो है ना, जब तक यहाँ ऑर्गेनिक के रूल्स जो है ना स्ट्रेंथ नहीं होंगे, ऑर्गेनिक के नाम पे स्कैम भी हो जाता है। और जो है ना, लेकिन ऑर्गेनिक के कंसेप्ट से हम पूरे वर्ल्ड को नहीं खिला सकते। ऑर्गेनिक की प्रोड्यूस कम है, ठीक है, उसमें खाद पानी जो डिफरेंट डाल रहे हैं, लेकिन यील्ड जो है ना कम है, खराब हो जाती है। वो श्रीलंका ने किया था, क्या हाल हो गया वहाँ पर? हाँ, खराब हो जाती है। तो लेकिन ये हाँ कुछ लेवल तक कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद, मेरा अपना इंटरेस्ट है केमिकल फ्री प्रोड्यूस का जो है ना, यहाँ पे कुछ मैं स्टार्ट करूँ, अपने गाँव के यूथ को दिखाऊँ। मेरा यहाँ पे एक विजन है कि मैं कुछ यहाँ पे एक लगाना चाहता हूँ, जैसे टिश्यू कल्चर की, कुछ और इस टाइप की। तो और ये दिखाना चाहता हूँ मैं यूथ को कि अगर आप मॉडर्न तरीके से इसको करते हैं तो 1 एकड़ में, 2 एकड़ में भी आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जो आप 15-15 हज़ार की, 12-12 हज़ार की नौकरी के लिए मर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उससे बेटर आप अपनी उसमें भी कर सकते हैं खेती में। हाँ, अगर मॉडर्न तरीके से करें तो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल, 2 सवाल कंक्लूड करूँगा। अमेरिका कैसा है और किस तरह का वहाँ का माहौल है लास्ट में, और आपके मन की बात? ओके, मेरे मन की बात, सॉरी, माहौल कैसा है वहाँ का? देखो, वहाँ का माहौल तो ये है कि वहाँ वर्क कल्चर है। हम अभी भी जैसे मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है कि मैं 18 घंटे काम करूं। मेरी जॉब क्या नाम 8 से 5 की है मेरी जॉब, लेकिन मैं अभी भी जो है मैं 12-14 घंटे मेरा एवरेज काम का निकलता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है वो। तो क्योंकि आगे ग्रोथ करनी है तो वो टाइम लगाना पड़ेगा। तो मेहनत कीजिए, मेहनत आपकी कभी खराब नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। मेहनत आप कीजिए, ढंग से कीजिए। और दूसरा अमेरिका ये है कि अमेरिका में रूल्स रेगुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो आपको इधर उधर घूम के रिश्वत दे के और ये काम नहीं कराने पड़ते। सीधा ऑनलाइन सब कुछ चलता है, ऑनलाइन ही सब कुछ होता है। मैं आज के दिन में बैंक नहीं जाता, कभी भी 5 साल से बैंक नहीं गया हूँ। सारे सीधा क्या नाम ऑनलाइन फोन पे या उस पर कंप्यूटर पे होते हैं। बिजली के बिल कंप्यूटर जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल कंप्यूटर जाते हैं, कार के टैक्स बिजली सब उसी में जाता है। तो ये अच्छा है, टेक्नोलॉजी अपनाइए, अच्छा है। और यूथ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, अगर आपको बाहर जाना है, अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना, मैं ये कहूँगा एजुकेशन के जरिए जाइए। ये डंकी रूट मत लीजिए। ये डंकी रूट में जो है ना, आप पहली बात तो आधे लोग वहीं मर जाते हैं रास्ते में, बहुत डेंजर है। सेकंड ये है कि अमेरिका में अब जो डंकी रूट से 3 लाख जो बच्चे गए हुए हैं इंडिया से पिछले 3 साल में, 2.5-3 लाख रुपए इंडिया, 2.5-3 लाख लड़के बच्चे इंडिया से गए हैं। उनकी हालत इतनी खराब है, वो ये कहते हैं कि जी हमें नौकरी दे दो, रोटी खाने के लिए मिल जाए हमें कहीं पे। और कुछ लोग जो हैं जिनकी उनका असाइलम हो गया, उनको कहीं उनको जो कोई जानकार थे, कोई रिलेटिव था, उनको सपोर्ट मिल गया, तो वो अच्छा भी कर गए हैं। लेकिन बहुत रिस्क है, और जो ना इतना पैसा लगा के इन डोंकीज को, ये एजेंट कल्चर को दे के इतना, उससे बेटर ये है कि आप एजुकेशन के थ्रू जाइए। अगर आप 1 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ दे के जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा यहाँ कोई बिजनेस शुरू कर लीजिए, कोई कुछ और अपना बिजनेस कीजिए, कुछ वो बेटर है। रिस्क मत लें। और वहाँ मर गए, आप सोचते हो कभी कि आपके माँ बाप का पीछे क्या होगा? ये कभी सोचा किसी ने? कोई सोचते हैं कि पैसा कमाने जा रहे हैं, और वो माँ बाप
और वहाँ पे जो है ना फिर वो रास्ते मर जाते हैं, और वो माँ बाप को बताते नहीं हैं, वहाँ पहुँच भी गए और वो जो है ना उनकी हालत ख़राब है, उनको शाम की रोटी तक खिलाने पड़ते हैं। तो घर तो ये बताते हैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ जी मैं, और किसी को और की कार का गली में फोटो, बढ़िया कार का जो है ना क्या नाम, फोटो खिंचवा के भेज देते हैं, और वो दूसरे लोग उससे इंप्रेस होते हैं कि हाँ ये उसका लड़का गया और ये लड़की गई, और ये तो जो है ना इतना वो हो रहा है, और तो वहाँ तो कल्चर बहुत बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हार्ड वर्क है, सारा काम खुद करना पड़ता है। मैं अपने घर की झाड़ू पोछा भी खुद करना पड़ता है, टॉयलेट भी साफ करने पड़ते हैं, खाना भी खुद बनाना पड़ता है। कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आपके पास अच्छे साधन हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अच्छी नौकरी या अच्छे अपना बिजनेस कीजिए और अपने साधन बनाइए, और दो आदमियों को नौकरी दीजिए यहाँ पे। वहाँ इतना रोज ही नहीं है, और मनी वहाँ पेड़ों पर नहीं लगता है। बिल्कुल, बस यहाँ तो लोगों को ये लग रहा है कि जैसे जाते ही डॉलर की पता नहीं भंडार हो जाएंगे। नहीं, आज के दिन मैं 94 में गया था, और आज के दिन इंडिया का जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी है, तो शायद मैं जाता जरूर पीएचडी करके आता, पीएचडी करके मैं वापस से इंडिया आता और यहाँ आके मैं कुछ करता जी। अगर वो माहौल जब 94 का मैं ये माहौल आज का माहौल होता तो मैं वापस आता। बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू, नमस्कार।